ये टेस्ट पेपर नंबर 6 है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। इसमें सामाजिक और आर्थिक का दिया हुआ है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें फर्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चंस तक हो गए थे, इसमें आ गया 76। 76 है, किस भारतीय कंपनी को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में पेटेंट फाइलिंग अनुदान और वाणिज्यकरण हेतु शीर्ष भारतीय एमएसएमई के रूप में मान्यता प्रदान की गई? ये की गई पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो ए आंसर इसका सही होगा, WBCIL को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जो मान्यता है। फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेटिक क्षेत्रों में अत्याधुनिक पेटेंट संचालित समाधान विकसित करने में WBCIL के निरंतर प्रयासों की मान्यता रही है। नेक्स्ट 77, भारत की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन करेक्ट है, कुमार मंगलम बिरला को किया गया है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 78, किस प्रसिद्ध विद्वान को उनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, साधु भद्रेश दास। नेक्स्ट 79, विश्व यकृत दिवस 2025 का विषय क्या है? इसमें इसका विषय है आहार ही औषधि है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और विश्व यकृत दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 80, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी इनको किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, किस पुलिस विभाग के अन्वेषण अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार 2024 जीता है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जीता गया है, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 82, एल मोसारस शब्द किससे संबंधित है? ये है क्रेटेशियस कल्प का लंबी गर्दन वाला विशालकाय सारोपॉड, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्मित किया है? ये किया गया है जापान के द्वारा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्मित किया गया है विश्व का पहला जापान के द्वारा। 84 है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में उद्घाटित रोहिन बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है? ये है महाराजगंज में, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में उद्घाटित रोहिन बैराज परियोजना किस जिले में शुरू की गई है? महाराजगंज में, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीलगिरी तहर गणना 2025 आयोजित की है? इसमें जो नीलगिरी तहर गणना परियोजना की गई है 2025 में, ये केरल और तमिलनाडु में की गई है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये 2025 की है। इसमें यहाँ पर केरल में 20 वन प्रभागों के 89 गणना ब्लॉकों में और तमिलनाडु के 176 में की गई है। इसमें यहाँ पर किस किस के माध्यम से? कैमरा ट्रैप, पैलेट प्रतिदर्श विश्लेषण और बाउंडेड काउंट पद्धति द्वारा की गई है। इसमें पूछा जा सकता है, और यह पहल एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई है, ये भी पूछा जा सकता है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है 86, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर QPIAI द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? इसमें यहाँ पर QPAI इंडस, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 87,
87 है, किन दो देशों ने संयुक्त रूप से अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता AIKEYME 2025 की मेजबानी की है? ये की है भारत और तंजानिया के द्वारा। तो इसका आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 88, दुलारी कन्या योजना के संबंध में सही ऑप्शंस देखने हैं। दुलारी कन्या योजना, जो दुलारी कन्या योजना है इसे अरुणाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। दुलारी कन्या योजना, इस योजना में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार बालिका के जन्म पर सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 इसमें कर दिया गया है। इसमें 10,000 की धनराशि को और बढ़ा दिया गया है हाल ही में। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दोनों ऑप्शन करेक्ट होने के बाद इसमें सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। 89, उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन सफारी स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले का निर्धारण किया गया है? ये किया गया वाराणसी में। बी आंसर इसका सही है। 90, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं सभा की मेजबानी की? ये की गई उज्बेकिस्तान के द्वारा। ए आंसर इसका सही है। यहाँ पर अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं सभा की मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद में ये आयोजित की गई। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया? ये हितेश गुलिया इनके द्वारा किया गया। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 92, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? इसमें गाजियाबाद नगर निगम बन गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं UPPCS में। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 93, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई रेशम सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रेशम उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 94, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन GLEX 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, यह सम्मेलन एक वैश्विक मंच है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी कार्यक्रम संबंधी और नीतिगत ज्ञान को साझा करने को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन ठीक है, इसका आयोजन बर्लिन में किया गया। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, ये बर्लिन में नहीं किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2025 में 7 से 9 मई के बीच में। तीसरा ऑप्शन है, इसका विषय नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो सी आंसर इसका सही होगा। सी में आ रहा है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें ऑपरेशंस दिए गए हैं और इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। गलत ऑप्शन इसमें देखना है। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें, मेघदूत तो ये 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार स्थापित करने के लिए भारतीय सेना का ये ऑपरेशन था। किस पे? सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार करने के लिए भारत सेना का ऑपरेशन था। 1984 में ही इसको चलाया गया था। करेक्ट है। ऑपरेशन विजय की बात करें, वर्ष 1999 में ही था। कारगिल युद्ध के दौरान सैन्य अभियान था ये भारत का। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर ये 2019 में चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा और बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम था ये ऑपरेशन बंदर। ये जो बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी 2019 में, उसका कोड नेम था और भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन बंदरी इसमें गलत है, 2019 में चलाया गया था, ना कि 1971 में। ये 2019 है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन ही गलत होगा। चौथा ऑप्शन इसमें ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। इसको 2025 में अभी चलाया गया था, ये मार्च में। और पहलगाम आतंकीवादी हमले के
उसके उत्तर देने के लिए भारतीय बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसमें स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हाल ही में किया गया एक अभियान था, 2025 में किया गया। तो सी आंसर इसमें सही होगा, ऑपरेशन बंधन। ये ऑपरेशन बंदर 2019 का है। नेक्स्ट है 96। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें हथियार की बात करनी है, कौन सा हथियार कहाँ का है। इसमें यहाँ पर देखें सोंगर, ये सोंगर तुर्की का ही है, ठीक है। इसमें बी है हारोप, ये हारोप है इजराइल का, हारोप इजराइल का है। फिर यहाँ पर S-400 ट्रायम्फ, जो S-400 ट्रायम्फ है ये रूस का ही है। फिर यहाँ पर हैमर, हैमर है ये फ्रांस का। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। हैमर यहाँ पर देखें, ये 70 किलोमीटर जो परिचालन सीमा है इसकी 70 किलोमीटर है, जिसे राफेल जेट से प्रक्षेपित किया जाता है और ये हवा से सतह पर मार करने वाला एक हथियार है जो हैमर है। अलग से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन बनाकर। हारोप की बात करें, ये इजरायली आत्मघाती ड्रोन है, जो हारोप है ये आत्मघाती ड्रोन है इजराइल का। फिर यहाँ पर रूस की S-400 की बात करें तो एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो विमान, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों को रोकने में भी सक्षम है। तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 97। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में सही कथन इसमें देखने हैं। ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें यहाँ पर ये हाइपर क्रूज मिसाइल नहीं है, जबकि ये सुपरसोनिक है, 3 मैक की गति प्राप्त करती है ये। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत होगा, हाइपरसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक है। पहला ऑप्शन इसमें गलत करने के बाद आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 98। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए गए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 99। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही ऑप्शन इसमें देखना है। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यह कार्बन रिसाव को रोकने के लिए आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर कर लगाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, जिसे यूरोपीय संघ EU ने वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया था। इसे किया गया था EU के द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन है इसके द्वारा, और वर्ष 2023 में इसको लागू भी कर दिया गया था, जो आयातित वस्तु होती है ना उनके ऊपर। नेक्स्ट है इसमें 100। कमला IET 32,072 चावल किस्म की संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही हैं, और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। सही ऑप्शन इसमें देखें, कमला एक जीनोम संपादित चावल की किस्म है, जिसे CRISPR CAS प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है। करेक्ट है। इसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित किया गया है, ICAR द्वारा किया गया है, हैदराबाद, एक तो ICAR प्लस हैदराबाद द्वारा। तीसरा ऑप्शन है यह सूखा और लवण सहिष्णु है और बेहतर उपज भी देती है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 101। पोप लियो 14 के संबंध में इसमें सही ऑप्शन देखना है। पहला है वह पोप चुने जाने वाले पहले अमेरिकी हैं, ठीक है। जो पोप लियो 14 है वह 267वें पोप है। ये भी ऑप्शन ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। सी आंसर इसमें सही होगा। इसमें यहाँ पर 267वें है, ये इनको चुना गया, और ये 69 वर्षीय हैं। इनका जो ईयर्स है वो 69 वर्ष है, और ये 14वें नंबर के हैं। ये पहले अमेरिकी भी हैं, और इनका चुनाव चर्च के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है, जो पोप के पद पर अधिक वैश्विक और विविध प्रतिनिधित्व की ओर बदलाव का प्रतीक है। नेक्स्ट है 102। परमाणु अप्रसार संधि NPT के संबंध में सही ऑप्शन देखने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है
एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, लेकिन इसका उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण हासिल करना नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें निरस्त्रीकरण भी इसका है, ना कि इसका यही है शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें ऑप्शन निकल रहा है फिर सही ऑप्शन बी, क्योंकि पहला गलत हो जाता है तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। और 1968 में इस पे हस्ताक्षर किए गए। यह वर्ष 1970 में लागू भी हो गई थी। नेक्स्ट है 103 मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN शब्द निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? ये है यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 104 निम्नलिखित में से किस निकाय ने हाल ही में दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पराली सुरक्षा बल के गठन का निर्देश दिया गया है? ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 105 न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जिन्होंने मई 2025 में पदभार ग्रहण किया है, ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये 52वें बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 2025 में। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 106 लेखिका बानो मुश्ताक को, ये तो कई पेपर में रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन, लेखिका बानो मुश्ताक को उनके कार्य के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया है। ये हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। कन्नड़ लेखिका हैं बानो मुश्ताक को उनके सशक्त और विचारोत्तेजक उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो इस पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद किया है ये है दीपा भास्ती। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 107 है वैश्विक महामारी संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है इसका, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्यों द्वारा अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, यह महामारी के दौरान दवाओं, टीकों और निदान तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। जो वैश्विक महामारी संधि है इस पर अमेरिका ने मना किया है, USA ने। तो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। वर्ष 2023 की जो तंबाकू नियंत्रण संधि है उसके बाद में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दूसरा कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। नेक्स्ट है 108 16वीं शेर गणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसमें 891 हो गई है और ये 16वीं शेर गणना थी। इसमें गिर के वनों में निवास करते हैं 891 शेर है यहाँ पर। प्रत्येक 5 वर्षों में गुजरात वन विभाग द्वारा इसकी गणना की जाती है। एशियाई शेर की बात करें तो IUCN स्थिति में ये सुभेद में आता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की देखें तो सूची वन और चौथी में ये आता है। साइट्स में परिशिष्ट वन में आता है। नेक्स्ट है 109 इसमें सही कथन देखने हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कृषि निर्यातों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। ठीक है, पहला ऑप्शन चावल शीर्ष कृषि निर्यात वस्तु है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 110 इसमें निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस घोषित किया गया है? ये किया गया 21 मार्च को। तो ए आंसर इसका सही होगा। 110 का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है 2025 को। नेक्स्ट है 111 निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम देखना है। इसमें यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय बांस मिशन, जो बांस मिशन है 2006 से 2007 में रही थी। ये 2006 से 7 में
2006 से 7 की है ये। फिर यहाँ पर देखें इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये किसान सम्मान निधि योजना 2019 की है। और इसकी बात करें फसल बीमा, ये 2016 की है। और फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, ये 2015 की है। तो सबसे पहले जो आएगा ना इसमें पहला ही होगा, उसके बाद होगा इसमें फोर्थ नंबर, पहला चौथा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, 2 सबसे बाद में आएगा। तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें 112 योजना का नाम दिया और प्रमोशन की इसमें तिथि दी गई है। इसमें बताना है मिलान करके कौन सा मिलान सही है। अब यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो 2015 में 19 फरवरी 2015 को ये शुरू की गई थी। तो ठीक है, पहला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये वर्ष 2007 में, ठीक है ये भी। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये 2019। और गरीब कल्याण ये योजना 2020 की है। इसमें सीधा सीधा मिलान हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 113, निम्नलिखित में से कौन से घटक उड़ान योजना का हिस्सा है? उड़ान योजना का हिस्सा बताना है। व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, करेक्ट है पहला। इसमें हवाई किराया सीमा, ये भी सही है। राज्य सरकारों से सब्सिडी वाली आवश्यक सेवाएं, तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। सभी हवाई अड्डों पर विमानन, टरबाइन, ईंधन पर शून्य उत्पाद शुल्क, सभी पर नहीं है, कहीं कहीं ये 2% है, 2% इसमें सीमित कर दिया गया है। तो 1 2 3 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही होगा। 114 है एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस के संदर्भ में सही कथन इसमें देखना है। यह उन कर्मचारियों को औसत मूल्य वेतन का 50% पेंशन की गारंटी देता है जिन्होंने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की हो। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर 50% पेंशन की गारंटी देता है जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा की हो। इसमें 10 वर्षों की सेवा के बाद प्रति माह 10,000 की न्यूनतम निश्चित पेंशन का प्रावधान करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है, ये गलत है। इसमें यहाँ पर जो राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में यह केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर ही लागू होती है, जबकि राज्य सरकारों पर अपनाने के लिए इसकी स्वतंत्रता है, वो अस्वीकार भी कर सकते हैं और अपना भी सकते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही इसमें करेक्ट होगा, 1 और 2। नेक्स्ट है 115, श्रेयास योजना का प्राथमिक उद्देश्य इसमें क्या है? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। उच्च शिक्षा के लिए मेधावी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्रों को कोचिंग, फेलोशिप व छात्रवृत्ति प्रदान करना, इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 116, जल जीवन मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर देखना है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है, ठीक है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे सार्वजनिक संस्थानों में कार्यात्मक जल कनेक्शन सुनिश्चित करना है। तीसरा है स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा जल क्षेत्र में मानव संसाधनों को सशक्त बनाना है। इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 117, पीएमई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसका उद्देश्य 2 वर्षों में 10,900 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। यह योजना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण जो फेम द्वितीय है योजना का स्थान लेगी। ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है, जो पीएमई ड्राइव है फैम द्वितीय का स्थान लेगी। यह योजना राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती है, इसमें डायरेक्ट कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है राज्य सरकारों को। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 118, निम्नलिखित में से कौन भारत की बायो E3 नीति के मुख्य उद्देश्य है? इसमें यहाँ पर देखें जैव आधारित रसायन और एंजाइम, ये करेक्ट है। कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। जलवायु समुत्थानशील कृषि, ये भी ठीक है। कार्बन का संलयन और उपयोग,
चौथा भी और पांचवा भी, इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 119, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें गलत है? गलत देखना है। जो मुद्रा योजना है ना, मुद्रा योजना में इसको 2015 में शुरू की गई थी। अब यहाँ पर इसमें 20 लाख तक की गारंटी मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पहला तो इसमें ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना इसमें 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त यहाँ पर दिया गया है। और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें यहाँ पर इसका जो क्रियान्वयन है ये नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ना कि इसको विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर सूर्य से पता चल जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा, यही ऑप्शन इसमें गलत है। 120 है पीएम जन मन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। पहला है, यह योजना दूरस्थ और वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, 75 जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी को लक्षित करती है। जो पीएम जनमन है करेक्ट है। यह योजना आवास, स्वास्थ्य, जल, शिक्षा, सड़क और विद्युतीकरण सहित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका क्रियान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के बिना एकल मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट है। जो यह एक बहुक्षेत्रीय पहल है जिसे 9 मंत्रालयों के समन्वय से संचालित किया जाता है, ना कि एकल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, 1 और 2। नेक्स्ट है 121, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी प्राप्तियों के घटक हैं? इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें सरकार द्वारा जुटाया गया बाजार ऋण, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश आय, विनिवेश आय भी इसमें है, पूंजी प्राप्तियों का घटक ही होता है। जीएसटी ये तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स होता है और जो आयकर होता है यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये पूंजी में शामिल नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली, जो ऋणों की वसूली भी होती है वो पूंजीगत प्राप्तियों के ही घटक होते हैं। तो इसमें 1, 2, 4 ऑप्शन आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 122, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेटर शब्द का क्या अर्थ है? इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना कर अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा स्फीति स्तर का आकलन करने वाला एक मूल्य सूचकांक। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 123, गरीबी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर देखना है और सही ऑप्शन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है परिस्थिति जन्य गरीबी प्राय प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकस्मिक विपत्तियों के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन पीढ़ीगत गरीबी उन परिवारों द्वारा अनुभव की जाती है जो कम से कम 2 पीढ़ियों से गरीबी में जीवन यापन कर रहे होते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। सापेक्षिक गरीबी का जो तात्पर्य है भोजन और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी से है, इसमें यहाँ पर गलत है। जो सापेक्षिक गरीबी होती है ना, ये उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें किसी व्यक्ति की आय समाज की औसत आय की तुलना में बहुत कम होती है। जो समाज की आय है उसकी तुलना में बहुत कम होगी, तो वहाँ होगी सापेक्ष गरीबी। तो इसमें सी तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। तो 1 और 2 ही करेक्ट होगा, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 124, अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर, जो मनी मल्टीप्लायर है इसका देखना है क्या सही है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रत्येक 1 रुपये की आधार मुद्रा से बैंकों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली व्यापक मुद्रा की राशि होती है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 125, भारत की व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला है इसका, यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो भारत का चालू खाता घाटा बढ़ने की संभावना है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। अगर तेजी से बढ़ती है तो भारत का जो चालू खाता है वो बढ़ेगी, संभावना होगी।
जो स्वर्ण है इसके अधिक आयात से आमतौर पर भारत के व्यापार संतुलन में सुधार होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। जो जब स्वर्ण का आयात करेंगे तो आयात बिल में वृद्धि होगी और व्यापार जो संतुलन होगा संतुलित ना होकर के वो बिगड़ेगा। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 126। भारत में मुद्रास्फीति माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है। इसमें पहला ऑप्शन है आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा है इसमें थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। डब्ल्यूपीआई में जो डब्ल्यूपीआई होता है ना, इसमें यहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल नहीं होती है, केवल वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अभी इसमें ये एलिमिनेट हो गए तो पहला और तीसरा ए में आ रहा है, तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 127। केलकर समिति का गठन निम्नलिखित में से सुधार का सुझाव देने के लिए किया गया था। तो ये किया गया था सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 128 है समष्टि अर्थशास्त्र में विसंकुलन प्रभाव जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है ये क्या निर्धारित करता है। इसमें बी ऑप्शन सही है। सरकारी व्यय के कारण निजी क्षेत्र के निवेश में कमी आती है। जब सरकारी व्यय के कारण जब निजी क्षेत्र के निवेश में कमी आ जाए तो उसी को ही बोला जाता है यहाँ पर क्राउडिंग आउट प्रभाव, और हिंदी में इसको भीड़ बहिर्गमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 129। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। ये दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में। यहाँ पर ये जो योजना थी पीसी महालनोबिस ने किया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र में, और इसका मार्गदर्शन। तो इसका जो आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 130। भवनों का निर्माण किस आर्थिक क्षेत्र का उदाहरण है। ये है द्वितीयक, जो दूसरी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उसका है ये भवनों का निर्माण। डी आंसर इसका करेक्ट है, द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है 131। करेंसी स्वैप के संबंध में इसमें गलत ऑप्शन देखना है। करेंसी स्वैप का इसमें डी ऑप्शन ही गलत है। करेंसी स्वैप अल्पकालिक सट्टा सौदे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लाभ कमाना होता है। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। ये अल्पकालिक नहीं बल्कि ये दीर्घकालिक समझौता होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 132। किसी देश का भुगतान संतुलन निम्नलिखित का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। इसमें कौन सा रिकॉर्ड है। इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। किसी निश्चित अवधि सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान किसी देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 133। परिवर्तनीय बॉन्ड के बारे में देखना है और सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड आमतौर पर कम ब्याज दर प्रदान करते हैं क्योंकि वे बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान करते हैं। ठीक है, इक्विटी में रूपांतरण की क्षमता बॉन्ड धारकों को मुद्रास्फीति और बढ़ती उपभोक्ता कीमतों से जुड़े संभावित लाभों से लाभान्वित होने की अनुमति देती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, केवल एक। नेक्स्ट है 134। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC द्वारा प्रस्तुत जमा बीमा इस प्रकार है। इसमें यहाँ पर 135 का देखना है। इसमें जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है तो इसका यहाँ पर होगा बी ऑप्शन 5 लाख रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC किसी बैंक के विफल होने की स्थिति में जमा बीमा प्रदान करती है जब कोई बैंक विफल हो जाता है, और इसमें जो राशि होगी वो 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। नेक्स्ट है 135। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें यहाँ पर मिलान करना है। क्रांति और इधर उत्पाद क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर देखें, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, पहले का तीसरा होगा। नीली क्रांति ये मत्स्य से है। ब्राउन क्रांति जो होगी यहाँ पर
ये गैर पारंपरिक ऊर्जा से होगी ब्राउन क्रांति, और गोल्डन फाइबर ये जूट क्रांति से होगी। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 136। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो इसमें हीराकुंड परियोजना जो होगा ये महानदी पर ही है, और रिहंद ये सोन नदी पर है, नागार्जुन ये कृष्णा पर है, और दामोदर घाटी ये दामोदर पर ही होगी। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 1 3 2 4। नेक्स्ट 137। चाय, कॉफ़ी और रबर किस प्रकार की कृषि के ये उदाहरण हैं, ये बताना है। तो ये है बागान कृषि के। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 138। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। NAM पोर्टल सभी APMC संबंधित जानकारी और सेवाओं के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये दूसरा ऑप्शन है राज्य के प्रत्येक APMC बाजार में व्यापारियों के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जो नेम है इसके प्रमुख सुधारों में से एक व्यापारी के लिए एक एकीकृत लाइसेंस की अनुमति देना होता है, और जो प्रत्येक मंडी में अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त की जाती है। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, तो केवल एक ही ऑप्शन इसका सही होगा। 139 है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के परिकलन में प्रयुक्त उत्पादन लागत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है A2 लागत में बीज उर्वरक और कीटनाशकों पर होने वाला खर्च शामिल है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है जो A2 + FL है, यहाँ पर A2 + FL। इस श्रेणी में जो अवैतनिक पारिश्रमिक श्रम के आरोपित मूल्य को A2 लागत में जोड़ा जाता है। ये भी ऑप्शन इसका सही है, तो दोनों ऑप्शन ठीक है। सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 142। इससे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे अलग अलग होकर कि कौन सा कहाँ पर नीति थी, औद्योगिक नीति दी हुई है, और यहाँ पर मुख्य विशेषता भी, और इसमें गलत ऑप्शन देखना है। इसमें सी ऑप्शन गलत है। औद्योगिक नीति वक्तव्य जो था 1969 का नहीं था, तो इसमें यहाँ पर औद्योगिक नीति ये 1973 की थी, ना कि 1969 1973। इस तरीके से पूछे जाते कोर इंडस्ट्रीज शब्द का इसमें प्रचलन था। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 141। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 द्वारा प्रतिस्थापित यहाँ पर किया गया था। इसमें किया गया था विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा को 1973 से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 142। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इस्पात संयंत्र और कच्चा माल स्रोत। तो पहला ऑप्शन है इसका राउरकेला इस्पात, ये सुंदरगढ़ और क्योंझर दोनों कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। ये लोहा अश्क से संबंधित है, तो पहले का पहला ही होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो दल्ली राजहरा से लोहा अश्क, कोरबा और करगली से कोयला। इसमें बी ऑप्शन ही सही है इसका। दुर्गापुर इस्पात की बात करें नोआमुड़ी जो झारखंड से लोहा अश्क, तो इसमें यही है। बोकारो ये कहाँ पर, राउरकेला क्षेत्र से लोहा अयस्क। बोकारो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन, तो इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 1 2 3 4 ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 143। इसमें यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन अधिक है। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन, और यहाँ पर दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में ज़्यादा होता है। इसमें दोनों ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 144। 144 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है। हार्ड करेंसी का देखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यधिक स्थिर और व्यापक रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, सॉफ्ट करेंसी की इसमें बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भंडार में इसे प्राथमिकता दी जाती है। ये अत्यधिक अस्थिर होगी और अस्थिर मुद्रा से है। ये कमजोर और अस्थिर सरकारों वाले विकासशील देशों में पाई जाती है, तो यहाँ पर ये प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बी ऑप्शन ही इसका गलत होगा, तो बी आंसर सही आंसर है।
नेक्स्ट 145 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। इसमें यहाँ पर चालू खाता घाटा में व्यापार घाटा और पूंजीगत शुद्ध आय और हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। यह व्यापार और स्थानांतरण के धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह के बीच के अंतर को मापता है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 146 विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। एसडीआर को स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्राओं में बदला जा सकता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। इसमें योग्य मुद्राओं में बदला जा सकता है एसडीआर को। एसडीआर का मूल्य और ब्याज दर दोनों दैनिक आधार पर निर्धारित होते हैं। ये ऑप्शन इसमें गलत है। एसडीआर का जो मूल्य है आईएमएफ द्वारा मुद्रा बास्केट के आधार पर प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और ब्याज दर की समीक्षा भी की जाती है। इसे साप्ताहिक रूप से निर्धारित किया जाता है, ना कि यहाँ पर दैनिक रूप से। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक ही ठीक होगा, ए आंसर इसका सही है। 147 है, इसमें सही ऑप्शन देखना है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी द्वारा की जाती है। इसमें यहाँ पर गलत है। जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है, ना कि आईएफसी के द्वारा जारी की जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। भारत 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ में इसके संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में शामिल हुआ था। इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 148। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं और इसमें मिलान करना है। इसमें कई बार क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी में भी पूछा गया है। एम्बर बॉक्स की बात करें तो ये वे घरेलू सहायताएं हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे उत्पादन और व्यापार को विकृत करती हैं। ये उत्पादन और यहाँ पर इसको विकृत करती है जो एम्बर बॉक्स है। तो इसमें ए का जो होगा इसमें यहाँ पर तीसरा होगा। इसमें एमएसपी उर्वरक ऋण और व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी, इसमें ए का यहाँ पर तीसरा है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का देखें तो इसमें यहाँ पर ये सब्सिडी अनुमति देती है क्योंकि इसमें ग्रीन बॉक्स की अनुमति देगी विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत है और इसमें न्यूनतम या कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। इसमें कोई पहला ही सही होगा इसका, यहाँ पर ग्रीन बॉक्स का ये होगा और इसका यहाँ पर तीसरा होगा। ब्लू बॉक्स की इसमें बात करें, ब्लू बॉक्स में वे सब्सिडी शामिल होती है जो अंबर बॉक्स में होती है, लेकिन उन्हें अनुमति दी जाती है क्योंकि वे उत्पादन को सीमित करने वाली शर्तों के साथ आती हैं। तो इसका जो होगा शर्तों के साथ सब्सिडी, तो इसमें दूसरा होगा और इसका बच जाता है तो डी का इसमें चौथा होगा। डी का चौथा, इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, ए का तीसरा और डी का फोर्थ। नेक्स्ट 149 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। समष्टि अर्थशास्त्र विशेष रूप से मूल्य विश्लेषण पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पर जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है ये मूल्य विश्लेषण पर केंद्रित नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार और संबंधित सरकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष रूप से आय विश्लेषण पर केंद्रित होता है। ये व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, ना कि यहाँ पर ये होगा। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। तो यहाँ पर ना तो एक ना ही दो, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 150 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी विकास के 4 प्रमुख इंजनों के रूप में पहचाना गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में। इसमें यहाँ पर जो बोला गया है बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कृषि भी है, एमएसएमई भी है, निवेश और निर्यात। न से दोनों ही है, निवेश और निर्यात। तो बी आंसर इसका करेक्ट।